नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। विराट प्लेयर ऑफ द मैच, तो वहीं फाइनल दुबई में होगा। हरियाणा के जलघरों में कार्यरत ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को मानदेय में बढ़ोतरी का तोहफा, EPF और ESI का भी मिलेगा लाभ। किसानों ने प्रदर्शन कर मांगा मुआवजा, बोले ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलें अभी तक नहीं हुई गिरदावरी। हरियाणा सरकार के बजट पर टिकी सभी की नजरें, कर्मचारियों व पेंशनर्स को ये है उम्मीदें, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में इन कर्मचारियों को शिक्षा भत्ते में 25% बढ़ोतरी का तोहफा, जानिए अब कितने रुपए बढ़ेगी सैलरी। हरियाणा में बदली जाएंगी बिजली की तारें, अनिल विज ने दिए निर्देश, बताएंगे पूरी अपडेट। सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, इसी महीने शुरू होगी योजना। पासपोर्ट बनवाने के नियमों में भारत सरकार ने किया बड़ा बदलाव, बिना इस दस्तावेज के अब नहीं कर पाएंगे आवेदन। हरियाणा में बेरोजगारों को हर महीने मिलेगा भत्ता, आप भी ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, जानिए पूरी अपडेट। मारुति ऑल्टो K10 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती कार, कीमत 4,23,000 रुपए से शुरू। सागर धनखड़ हत्याकांड, पहलवान सुशील कुमार को जमानत, सोनीपत में मृतक की मां बोली इसे फांसी होनी चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हरियाणा में 1121 धान की आवक बढ़ी, लेकिन भाव में 800 रुपए तक की गिरावट, जानिए क्या है ताजा रेट, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर देखने को मिल रहा है। रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इनमें से 8 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आज से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इससे रात का तापमान फिर से लुढ़क सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन 5 मार्च यानी आज से हवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। मौसम में आई इस परिवर्तन को देखते हुए विशेषज्ञ गेहूं उत्पादन किसानों को खेतों में पानी इकट्ठा न होने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। सैलरी 45,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2025 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए तथा उसे 2 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। केंद्रीय बजट आने के बाद अब हरियाणा के निवासियों की नजरें सैनी सरकार के बजट पर टिकी हुई हैं। किसान, महिला और युवा वर्ग के साथ राज्य के कर्मचारियों व पेंशनर्स को भविष्य बजट का इंतजार है। सभी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहले बजट से काफी उम्मीदें लगी हैं। कर्मचारियों की सबसे बड़ी डिमांड है कि केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग का गठन किए जाने के बाद अब राज्य सरकार को भी 8वें वेतन आयोग के लिए समिति बनाने का ऐलान कर देना चाहिए। इस बारे में कर्मचारी संगठन द्वारा भी मांग उठाई जा चुकी है। अगर सरकार इस बारे में कोई कदम उठाती है तो राज्य कर्मचारियों के लिए यह बड़ी घोषणा होगी। वहीं हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के तकरीबन 2 लाख पद रिक्त पड़े हैं। सरकार की तरफ से अब तक इनका कोई खाका तैयार नहीं किया गया है। सरकार स्थायी पदों को भरने के बजाय बैकडोर से अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और उन्हें पक्का करने का काम भी किया जा रहा है। इससे उनकी जॉब को सेफ किया जा रहा है। खाली पदों को भरने के लिए सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए। कर्मचारियों की ओर से भी यह लगातार कहा जा रहा है। साथ ही पेंशनरों की समस्याओं पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। पेंशनरों को अपनी परेशानियों के लिए कई बार चंडीगढ़ स्थित मुख्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकार को जिला स्तर पर हेल्प डेस्क निर्मित करनी चाहिए। वहीं कैशलेस इलाज की सुविधा भी ठीक ढंग से चालू नहीं हो सकी है। साथ ही न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि की जानी चाहिए। न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपए होना चाहिए। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के जलघरों में कार्यरत ट्यूबवेल ऑपरेटरों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों को मानदेय में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के नाम पत्र जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी और भारतीय मजदूर संघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया है। इस बैठक में लिए गए फैसलों को धरातल पर लागू करवाने के लिए विकास एवं पंचायत
विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में ट्यूबवेल ऑपरेटरों के मानदेय में बढ़ोतरी की सूचना दी गई है। ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन भी बकाया है, जिसे जारी करने पर बैठक में सहमति बनी थी। इन सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश के जलघरों में कार्यरत ट्यूबवेल ऑपरेटर को अब 11,691 रुपए मानदेय की जगह 12,342 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। यदि कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर नौकरी करते हुए दिवंगत हो जाता है तो राज्य सरकार की दयालु 2 योजना के तहत लाभ मिलेंगे। वहीं रिटायरमेंट पर एक मुश्त 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में इस बार धान की फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन भाव कम मिलने से किसानों में मायूसी छाई हुई है। उचाना मंडी की बात करें तो यहाँ मार्केट कमेटी के आंकड़ों के अनुसार 1121 धान की किस्म की आवक 4,19,680 क्विंटल हो चुकी है, जो कि पिछले साल से 48,416 क्विंटल अधिक है। इस बार किसानों को भाव कम मिला है। 1121 किस्म के धान की बात करें तो पिछले साल उचाना मंडी में किसानों को 4,800 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव मिला था, लेकिन इस बार अधिकतम भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक ही मिल पाया है, यानी भाव में 800 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिली है। किसानों का कहना है कि भाव में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिरावट से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। खाद, बीज, कीटनाशक आदि खर्चे और ऊपर से यदि ठेके पर जमीन लेकर खेती की गई है तो बचत निकालना मुश्किल हो गया है। वहीं उचाना मंडी में इस साल कपास की आवक 69,255 क्विंटल रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 44,318 क्विंटल कम है। किसानों का कहना है कि इस बार धान और कपास दोनों ही फसलें किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हुई है। हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने इन कर्मचारियों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर 25% अधिक बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी प्रदान करने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों को अब प्रत्येक महीने बाल शिक्षा भत्ता के रूप में 2812 रुपए 50 पैसे और हॉस्टल फीस के रूप में 8,437 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए प्रत्येक माह 5,625 रुपए का शिक्षा भत्ता और दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 3,750 रुपए मिलेंगे। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। नियमानुसार महंगाई भत्ता यानी DA 50% से अधिक होने पर बाल शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा में खुद ब खुद 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2812 रुपए 50 पैसे और हॉस्टल सब्सिडी 8,437 रुपए 50 पैसे प्रति महीना से ज्यादा नहीं होगी, भले ही कर्मचारी द्वारा वास्तविक व्यय कुछ भी किया गया हो। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को पास के अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का अब मुफ्त इलाज मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी यह अनिवार्य होगा और इसी महीने से यह व्यवस्था देश भर में लागू हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में संशोधन पहले ही हो चुका है। इसे मूर्त रूप से उतारने के लिए बीते 5 महीनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांडिचेरी, असम, हरियाणा और पंजाब सहित 6 राज्यों में प्रयोग किया गया, जो कि सफल रहा है। अब इसे देश भर के सभी राज्यों में लागू करने का अहम फैसला लिया गया है। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद घायलों को पुलिस या फिर कोई भी आम नागरिक या संस्था जैसे ही अस्पताल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत रूप से शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस भी जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या फिर नहीं हो, अस्पताल उसकी देखरेख करेंगे। अस्पताल चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, पैनल में रजिस्टर हो या फिर नहीं, उन्हें कैशलेस इलाज देना होगा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ऊर्जा विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और इसी कड़ी में यमुनानगर में 800 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी प्रकार से बिजली की पुरानी तारों यानी कि कम लोड वाली तारों को भी बदला जाएगा। यानी हरियाणा में पुरानी जर्जर हो चुकी तारों को बदलने के मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि अनिल विज पंचकुला में प्री बजट परामर्श बैठक के उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। 2 दिन तक पंचकुला में आयोजित किए गए बजट पूर्व परामर्श बैठक के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस प्रकार की परामर्श बैठकों में विधायकों के सुझाव बजट बनाते समय सरकार ध्यान में रखती है। हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करना है। योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को महीने के लिए भत्ता दिया जाता है, जो कि विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग हो सकता है। मुख्य पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा या फिर उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी प्रकार की सरकारी
नौकरी नहीं होनी चाहिए। यह योजना आमतौर पर एक निश्चित समय तक लागू रहती है, जैसे कि 2 साल, और उसके बाद आवेदन करने वालों को नया डेटा या नया अपडेट करना होता है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है, जो कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और आयु के आधार पर अलग अलग हो सकती है। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन हरियाणा सरकार के रोजगार वेबसाइट पर किया जा सकता है, या फिर आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर इसे जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। हरियाणा में नई रेलवे लाइन और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के बाद दिल्ली NCR क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होता हुआ नजर आएगा, जिससे लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी। इसके बन जाने के बाद IMT मानेसर और आसपास के इलाकों में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा और विकास के पंख लगेंगे। इस परियोजना पर 5,700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। पलवल से मानेसर और सोनीपत तक यह 126 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर होगा, जिसका पहला क्षेत्र सेक्शन धुलावट से बादशाहपुर तक बनाया जाएगा। इसमें 29.5 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक दोहरी ट्रैक लाइन बनाई जाएगी, जिससे कि नूंह और गुरुग्राम जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। साथ ही इन इलाकों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिहाज से भी इस परियोजना को काफी जरूरी माना जा रहा है। इससे यहाँ रोजगार के रास्ते खुलेंगे और आर्थिक विकास भी होगा। इस परियोजना के पूरे हो जाने से दिल्ली NCR इलाके के ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सकेगा। खासतौर पर पलवल, गुरुग्राम, नूंह, झज्जर और सोनीपत जिलों के लोगों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। भारत सरकार द्वारा अब पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब यदि कोई पासपोर्ट बनवाना चाहता है तो उसे बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी होगा। जन्म प्रमाण पत्र को ही अब जन्म तिथि के लिए वैध प्रमाण पत्र के तौर पर मान्यता होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा। केवल उन्हीं लोगों पर यह नियम लागू होंगे, यानी कि मान्य होंगे, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 या फिर उसके बाद हुआ है। 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्म लेने वाले लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स ही मान्य होंगे। पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आवासीय पते अब नहीं छापे जा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार अब बारकोड स्कैन करके आवर्जन अधिकारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर माता पिता के नाम को भी प्रिंट नहीं किया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर गांव जाखणी के किसानों ने गांव के खेतों में जाकर प्रदर्शन किया। फसलों को दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फसलों की जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर उनको मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर अनेक किसान मौजूद रहे। वहीं अन्य गाँव के किसान भी मुआवजे की मांग लगातार करते आ रहे हैं। पिछले दिनों महेंद्रगढ़ के अनेक गाँव में भारी ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुआवजा देने की घोषणा कर चुके हैं, मगर सरकार ने अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खोला है, जिसके कारण किसान लगातार परेशान होते हुए दिखाई दिए। इसी को लेकर गांव जाखणी के किसानों ने अपने खेतों में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने फसल दिखाते हुए कहा कि ओलावृष्टि की वजह से उनकी पूरी फसल यानी कि सरसों व गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। सरकार किसानों को इस दर्द की ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों का कहना है कि न केवल जाखणी गाँव बल्कि आसपास के अनेकों गाँव के किसानों की फसल 100% नष्ट हो गई है, मगर इसकी जानकारी लेने के लिए अभी तक कोई भी अधिकारी खेतों में नहीं पहुंचा है। न ही किसी नेता ने किसानों का हालचाल जाना है। खराब हुई फसलों को जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर उनको उचित मुआवजा देने का काम सरकार को करना चाहिए। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया है। मंगलवार को टीम इंडिया ने 265 रन का टारगेट 48.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की इस जीत के साथ तय हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मंगलवार को विराट कोहली ने 98 बॉल पर 84 रन की पारी खेली। कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 112 बॉल पर 91 रन की पार्टनरशिप की, जो मैच में निर्णायक साबित हुई। कोहली के अलावा KL राहुल नाबाद 42 रन, श्रेयस अय्यर 45 रन और हार्दिक पांड्या 28 रन ने भी अहम पारियां खेली। गेंद से मोहम्मद शमी ने 48 रन देकर 3 विकेट झटके। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री लेवल कार में से एक मारुति सुजुकी आल्टो K10 अब और ज्यादा सेफ हो गई है। मारुति सेलेरियो और ब्रेजा में 6 एयरबैग शामिल करने के बाद अब मारुति आल्टो K10 को भी नया सेफ्टी अपडेट मिला है। इसके अपडेटेड 2025 मॉडल के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग मिलेंगे। इसके साथ ही मारुति आल्टो K10 अब पहले से 16,000 रुपए तक महंगी हो गई है। इसके बाद भी ये भारत में 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती कार है। मारुति आल्टो K10 की कीमत की बात करें तो 4,23,000 रुपए से शुरू होकर 6,21,000 रुपए एक्स शोरूम पैन इंडिया तक जाती है। सेगमेंट में इसका मुकाबला रेनो क्विड और मारुति एस्प्रेसो से है। ऑल्टो K10 हैचबैक कार में 7 इंच टच स्क्रीन, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 स्पीकर साउंड सिस्टम, फ्रंट पावर विंडो, मैनुअल AC, कीलेस एंट्री और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे कंफर्ट फीचर्स मिलने जा रही हैं।
भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी लगातार 10वें दिन गिरकर 22,082 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 36 अंकों की गिरावट रही। वहीं सेंसेक्स 96 अंक गिरकर 72,990 के स्तर पर क्लोज हुआ। ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.31% गिरा। वहीं आईटी इंडेक्स में 0.90% की गिरावट देखने को मिली। मीडिया में 2.37% और सरकारी बैंकों के इंडेक्स में 1.56% की तेजी रही। मेटल और ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 0.5% चढ़े। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,112 रुपए बढ़कर 86,432 रुपए पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 895 रुपए चढ़कर 95,293 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,250 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,530 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।